नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मैं मधुसूदन आप लोगों से जो है राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम विशेष रूप से रीट है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, एसआई है, आरएस है या फिर जो अन्य आगामी भर्तियां हैं, चाहे वह पटवारी हैं, ग्राम सेवक है, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है, लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड है या फिर प्रयोगशाला सहायक, जहां पर भी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में वहां से एक प्रश्न जो हमें विशेष रूप से पूछा जाता है वह है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। हालांकि जनजातियों को लेकर हमने अध्ययन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले हम राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वहां से किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एलएम ज्योग्राफी विभिन्न प्रकार के जो है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपने कोर्स लॉन्च किए हैं। तो आप एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में जो नवीनतम आंकड़ों आधारित जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ें। उसके बाद लर्न विद मधुसूदन सर यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, इन एमसीक्यू से आप अपना मूल्यांकन अभ्यास कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो कौन से कोर्स अभी लॉन्च किए पहले उन पर बात करते हैं और उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी वैकेंसी के रूप में जानी जाती है पशु परिचर के बाद में पशुधन सहायक एलएसए की वैकेंसी है। अब एलएसए की वैकेंसी का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसमें एक कोर्स 1499 का है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समसामयिक करंट यानी पूरा जीके पढ़ाया जाएगा। जबकि एक में हमने सिर्फ राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब विद्यार्थी सिर्फ भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहे तो वह कोर्स ले सकता है, और जिसको पूरा जीके पढ़ना है वह ले सकता। अब इसमें दैनिक विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान शामिल नहीं है। इसके बाद दूसरा जो हमारा कोर्स है वह है रीट, और रीट फर्स्ट लेवल, जिसमें पूरा जो है 180 नंबर का जो पोर्शन है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की भाषा साहित्य, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई 2009 और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, यह पूरा जो है इसमें पढ़ाया जाएगा, जो कि फर्स्ट लेवल के लिए 180 नंबर का पोर्शन है और सेकेंड लेवल के लिए यही 130 नंबर का पोर्शन है। तो अब विद्यार्थी जो भी लेना चाहे, अब कुछ विद्यार्थी सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी कोर्स अवेलेबल है 599 में, और कुछ ज्योग्राफी के अलावा अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है, और जिनको पूरा पढ़ना है तो उनके लिए भी जो है अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के लिए भी तैयार जो है अपना कोर्स तैयार किया है, और यह कोर्स नवीनतम आंकड़ों आधारित होगा, और किसी तरह का यदि आंकड़ों में परिवर्तन होता है तो उसी कोर्स में शामिल कर दिया जाएगा, और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली। इसके बाद सेकेंड ग्रेड में हमने अलग अलग कोर्स लॉन्च किए। एक हमने राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक है सेकेंड ग्रेड जीके पेपर में, उसके लिए हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया है। एक हमने भारत के भूगोल का कोर्स लॉन्च किया है और एक हमने विश्व के भूगोल, और ये रिकॉर्डेड कोर्स हैं ताकि आपको क्लास का इंतजार नहीं करना पड़े। आप अपने अनुसार जो है जब भी समय मिले अपने दिनचर्या के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार आप क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं
और साथ ही साथ जो टॉपिक हो चुके हैं उनकी पीडीएफ हमने ऐप में अवेलेबल करवा दी है, और नहीं तो अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसमें आप प्रिंट निकाल कर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। बार बार आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से क्लास देख लीजिए और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो हम प्रयास कर रहे हैं यह एमसीक्यू का यूट्यूब के माध्यम से, इसके माध्यम से अपना मूल्यांकन, अपना रिवीजन करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का और जितने भी भर्तियां, चाहे वह पटवार है चाहे वह वीडियो है, उनके भी कोर्स हमने लॉन्च किए। लेकिन प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर के लिए भी हमने कोर्स तैयार किया है, और ज्योग्राफी सेकंड पेपर का भी हमने कोर्स तैयार किया है, लॉन्च किया है। आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद क्या प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। राजस्थान में कुल 12 अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख हमारे संविधान के में मिलता है, लेकिन राजस्थान में प्रमुख रूप से 8 जनजातियां निवास करती है, जिनको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी है। अब जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में जो सबसे ज्यादा, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उनमें सबसे पहले हैं मीणा जनजाति, दूसरी है भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति, कंजर जनजाति, और कथोड़ी जनजाति। यानी कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। यानी कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 8 प्रमुख रूप से हमें पूछी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आते हैं वह इन 8 जनजातियों से आते हैं।
हालांकि इसमें कालबेलिया जनजाति का भी हम अध्ययन करते हैं, लेकिन कालबेलिया जनजाति का जो प्रश्न है वह सदैव राजस्थान के जनजातीय नृत्यों से या व्यावसायिक नृत्य से आएंगे। तो इसीलिए कालबेलिया जनजाति को हम आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक नृत्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जिनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता के आधार पर जो विशेष रूप से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह राजस्थान की जो प्रमुख 8 जनजातियां हैं। अब यहां से सबसे पहले तो हमें समझना है कि यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है। जब हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह यह आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति कौन सी। तो जब हम जनगणना 2011 की बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? मीणा। दूसरी सर्वाधिक जनजाति जो निवास करती है राजस्थान में वह है भील जनजाति, तीसरी गरासिया और चौथी सहरिया जनजाति। इन 4 जनजाति को लेकर तो विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। और विशेष रूप से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, या राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा है वह मीणा जनजाति है, उसके बाद भील जनजाति है, तीसरी गरासिया और चौथी सहरिया। इसके अलावा डामोर भी हमारे यहाँ निवास करती है, कंजर भी है, सांची भी है, कथोड़ी। लेकिन डामोर, कंजर, सांची और कथोड़ी जनजाति का जो प्रश्न विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह या तो यह किस क्षेत्र में निवास करती है, या फिर यह पर्टिकुलर किस तहसील में सबसे ज्यादा है, फिर इनकी क्या विशेषता है, आर्थिक विशेषता क्या है कि इनकी अर्थव्यवस्था का सोर्स क्या है, इनकी जो है सांस्कृतिक विशेषता क्या है, यानी इनके रीति रिवाज क्या है, इनके नृत्य कौन से हैं, इनकी वैवाहिक परंपराएं या रस्म कौन सी, ये भी हमें पूछी जाती है। इनके जो है आराध्य देव कौन से हैं, इनकी कुल देवी कौन सी है, प्रमुख देवी कौन सी है, यह किस लोक देवता की जो है पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह के प्रश्न हमें सांस्कृतिक रूप से पूछा जाए। लेकिन यदि हम मीणा, भील, गरासिया और सहरिया की बात करें तो यहाँ पर उनकी सांस्कृतिक विशेषता भी पूछी जाती है, उनकी भौगोलिक विशेषता भी पूछी जाती है, आर्थिक विशेषता भी पूछी जाती है और ऐतिहासिक विशेषता भी पूछी जाती है। तो जिस तरह से भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले इन जनजातियों को हम समझने की कोशिश करें कि कथोड़ी जनजाति के संबंध में हमें क्या पूछा जाता है, डामोर जनजाति के संदर्भ में हमें क्या पूछा जाएगा। तो हम एक एक जनजाति को पहले समझेंगे और उसके बाद उसके संबंध में क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति से कि कथोड़ी जनजाति को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। अब समझना यहां से, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति कि कथोड़ी जनजाति को कथोड़ी जनजाति क्यों कहते हैं। अब समझना यहां से कि कथोड़ी जो जनजाति है यहां जो खैर का वृक्ष है उस खैर के वृक्ष की जो छाल होती है उस छाल से हांडी पद्धति के द्वारा क्या बनाती है, कत्था बनाती है। यानी कि कथोड़ी जनजाति का जो नामकरण हुआ या इसको कथोड़ी जनजाति क्यों कहते हैं इसका कारण है कत्था, कि यह जो कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं यह खैर जो एक वृक्ष है उस वृक्ष की छाल से क्या बनाते हैं, हांडी पद्धति के द्वारा कत्था बनाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। और इसीलिए हमारा यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है,
क्या पूछा था कि राजस्थान में कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, या फिर कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, या किस वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। तो वृक्ष पूछा जाता है तो खैर का वृक्ष, और यदि वृक्ष में भी कौन से पार्ट से बनाई जाती है तो छाल से, जो तने के ऊपर जो लेयर होती है जिसे हम छाल कहते हैं, उस छाल से जो है यह हांडी पद्धति के द्वारा कत्था बनाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कथोड़ी जनजाति। पहला पॉइंट। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यह जो कथोड़ी जनजाति है इसका मूल स्थान कौन सा है। अब यह समझना, इसका जो मूल स्थान है वह है महाराष्ट्र। यह ध्यान रखना कि कथोड़ी जनजाति का जो मूल स्थान है वह कौन सा है, महाराष्ट्र है। लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान में यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो यह जहां पर खैर के वृक्ष, यानी कि सबसे ज्यादा यह उदयपुर में। किस जिले में निवास करती है, उदयपुर। और उदयपुर में भी यह कहां निवास करती है, तो उदयपुर में यह कोटड़ा तहसील में। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, यदि आपसे स्थान पूछा जाता है, तहसील पूछी जाती है, तो कोटड़ा तहसील जो कि उदयपुर में है। और किस जिले में निवास करती है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो उदयपुर में। लेकिन इसका मूल स्थान कहां पर है, तो इसका मूल स्थान महाराष्ट्र में है। यानी इसका मूल स्थान तो महाराष्ट्र है, राजस्थान में यह कहां निवास करती, और क्यों निवास करती, इसका भी कारण है। क्यों, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल या वन प्रतिशत की बात करते हैं तो वह उदयपुर में है। और यह जनजाति वनों पर आश्रित है, यानी कि खैर के वृक्ष की छाल से यह हांडी पद्धति के द्वारा कत्था बनाती है, और इसीलिए यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, उदयपुर में निवास करती है। क्लियर हो गया। अब एक और जो है कि इसका जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में कौन सा स्थान आता है, 8वां स्थान, यानी कि सबसे संकटग्रस्त जनजाति के रूप में जाने। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है, तो वह कथोड़ी जनजाति। क्यों है, क्योंकि इसकी जनसंख्या, राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें सबसे कम 8वें नंबर पर इसका नाम आता है, यानी कि सबसे कम या सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजातियों में यह मानी जाती है। लेकिन उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह राजस्थान में सबसे ज्यादा तो कहां निवास करती है, उदयपुर में। लेकिन उदयपुर के अलावा यह कहां कहां निवास करती है, तो ये ध्यान रखना कि यह राजस्थान में जो है उदयपुर के अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, इन जिलों में भी यह क्या करती है, निवास। यानी कि राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में यह निवास करती है। तो इस तरह से कथोड़ी जनजाति की जो भौगोलिक क्षेत्र को लेके या भौगोलिक विशेषताओं को लेके प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद इसके और क्या कथोड़ी जनजाति को लेके प्रश्न बन सकते हैं, तो हम उन पर भी बात करते हैं जो कथोड़ी जनजाति को लेके हमें एग्जाम में पूछा है। यानी कि कथोड़ी जनजाति को जब आप याद करें, समझें, तो आप उनकी रटें नहीं, उसको समझने की कोशिश करें कि इसको कथोड़ी जनजाति क्यों कहते हैं, इसका मूल स्थान कहाँ है, सबसे ज्यादा यह कहाँ निवास करती है, और उसके अलावा राजस्थान के कौन से जिलों में यह निवास करती। क्लियर। अब इसके बाद इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्या विशेषता है उन पर भी हम लोग बात करते हैं।
अब इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक क्या विशेषता है? सबसे पहला कि कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। यह ध्यान रखना कि कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति का मुखिया, देखिए हर समाज का, हर समुदाय का एक मुखिया होता है। जैसे गांव का मुखिया हम कहते हैं सरपंच होता है, तो उसी प्रकार इन जनजातियों के जो कुटुंब है, समुदाय है, इनका भी मुखिया, इनके गांव है तो उनके गांव का मुखिया होगा। इनका यदि, क्योंकि यह जनजाति संकट से बहुत कम है, तो इसका जो मुखिया होता है उसे नायक कहा जाता है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कथोड़ी जनजाति की जो है आराध्य देव किसे, यानी कथोड़ी जनजाति के आराध्य देव जो है किसे माना जाता है? गामदेव है, डूंग देव है, वाद्य देव। यह सभी जो है किसके? डूंग या डूंगर देव, डूंग या डूंगर देव, यह कथोड़ी जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है इनकी आराध्य देवी, और इनकी आराध्य देवी जो है वह है कंसारी माता, भारी माता जो है वह इनकी आराध्य देवी मान, यानी कि इनकी जो सांस्कृतिक विशेषताओं में विशेष रूप से इनका मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। इनके आराध्य देव कौन से हैं? तो इनके आराध्य देव गामदेव है, डूंगर देव है, वाद्य देव है, और इनकी आराध्य देवी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी थी कि कंसारी माता किसकी आराध्य देवी है या किस जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी मानी जाती है? तो ये ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति की मानी जाती है। इसके बाद आते हैं इनके नृत्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनके नृत्य, और कथोड़ी जनजाति के जब हम नृत्यों की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख नृत्य आता है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य और दूसरा है होली नृत्य, और ये दोनों ही नृत्य एग्जाम में विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि मावलिया नृत्य या होली नृत्य यहाँ किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य है मावलिया नृत्य जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है, और होली नृत्य जो कि एक युगल नृत्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमें नृत्य की विशेषताएं कम पूछते हैं। जब कथोड़ी जनजाति के नृत्य पूछे जाते हैं तो केवल डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये ध्यान रखना, मावलिया और होली नृत्य। क्लियर? अब कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि मावलिया नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति का। अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान क्या है? हमने कहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वह क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, जिसे मराठी साड़ी कहते हैं। और वही मराठी साड़ी जब कथोड़ी जनजाति की महिलाएं पहनती है तो उसे क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का। तो ये ध्यान रखना, फड़का शब्द विशेष रूप से पूछा जाता है। फड़का यह क्या है? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी जो कि मराठी अंदाज में पहनी जाती है, मराठी साड़ी की तरह पहनी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? फड़का। क्लियर हो गया? और एक और इंपॉर्टेंट है
कि सामान्यतः महिलाएं आभूषण पहनती है, लेकिन कथोड़ी जनजाति के बारे में कहा जाता है कि कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि किस जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है, तो कथोड़ी जनजाति। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कथोड़ी जनजाति को लेके क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले कि खैर के वृक्ष से के छाल से हांडी पद्धति द्वारा कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, कथोड़ी जनजाति। इसका मूल स्थान कौन सा है, महाराष्ट्र है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो तहसील पूछी जाती है तो कोटड़ा तहसील, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो उदयपुर। यह राजस्थान में कहां कहां निवास करती है, तो उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, कोटा, झालावाड़, बारां, इन जिलों में यह सबसे ज्यादा क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद इनका मुखिया क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। इनके प्रमुख आराध्य देव कौन से हैं, तो गामदेव है, डूंगर देव है, वाद्य देव है। इनकी आराध्य देवी विशेष रूप से पूछा जाता है कंसारी माता है। और इनके कौन से नृत्य हैं, तो दो प्रमुख नृत्य है, मावलिया और होली नृत्य है। और जो है कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है, और यह मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहा जाता है, फड़का कहा जाता है। इस तरह से हमें एक तो कथोड़ी जनजाति को लेकर विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी जनजाति जिसे हम कहते हैं सासी जनजाति। तो अब देखिए बात करते हैं सासी जनजाति की। सासी जनजाति, अब यहां समझना सासी जनजाति को लेके क्या प्रश्न। अब देखिए सासी जनजाति का जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति सासमल से मानी जाती है। सासी जनजाति की जो है उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सासमल से मानी जाती है। और यह राजस्थान में 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि राजस्थान की जो प्रमुख 8 जनजातियां हैं उनमें संख्यात्मक रूप से 7वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है, सासी जनजाति मानी। और यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो यह ध्यान रखना यह सबसे ज्यादा निवास करती है भरतपुर में। कहां निवास करती है, भरतपुर में यह निवास करती है। और इसकी 2 वर्ग है, यानी कि सासी जनजाति के जो है कितने वर्ग माने जाते हैं, 2 वर्ग माने जाते हैं। अब कौन कौन से वर्ग हैं, एक का नाम है बीज और दूसरा है माला। और यही प्रश्न हमें पूछा जाता है कि बीज तथा माला किस जनजाति के प्रमुख वर्ग हैं, तो सासी जनजाति के प्रमुख वर्ग हैं। और यह जनजाति सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है। और इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सासमल से मानी जाती है। लेकिन हमारा जो अभी हम पुराने पेपर का अध्ययन करते हैं तो अधिकांश जो प्रश्न आते हैं वह यहीं से पूछा जाता है कि राजस्थान में सासी जनजाति कहां निवास करती है, तो सबसे ज्यादा भरतपुर। हालांकि भरतपुर के अलावा यहाँ अजमेर में भी है, जोधपुर में भी है, नागौर में भी है, गंगानगर में भी है, हनुमानगढ़, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ, तो ये ध्यान रखना जहां सर्वाधिक है वही हमें एग्जाम में पूछा था, सबसे ज्यादा भरतपुर और उसके आसपास निवास करती है। अब यहां पर आता है इनकी सांस्कृतिक विशेषता में इसकी जो है प्रमुख आराध्य देवी कौन सी है, तो आराध्य देवी है सिकोदरी माता। यह ध्यान रखना इनकी जो आराध्य देवी कौन सी है, सिकोदरी माता है। जैसे कथोड़ी की आराध्य देवी कौन सी थी, कंसारी माता थी, तो सासी की कौन सी है, सिकोदरी माता है। और इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, यानी कि सासी जनजाति की महिलाओं में विधवा विवाह, जिसे हम नाता प्रथा के रूप में भी कई जगह जानते हैं, कई जगह उसे जो है कहते हैं विधवा विवाह। हालांकि विधवा विवाह जो है
कई जनजातियों में, कई जातियों में प्रचलित है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब हम सांसी जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। तो आपका सीधा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में विधवा विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है? तो वह कौन सी है? सांसी जनजाति। लेकिन सांसी जनजाति में सबसे प्रमुख जो एक रस्म मानी जाती है जिसे कहा जाता है कुकड़ी की रस्म। यह ध्यान रखना, सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। कौन सी रस्म प्रचलित है? कुकड़ी की रस्म। अब कुकड़ी की रस्म क्या है कि इसमें महिलाओं को अपनी चरित्र की परीक्षा देनी होती है, यानी कि महिलाओं के चरित्र की परीक्षा से संबंधित यह एक रस्म है जिसे कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। और यह रस्म किस जनजाति में है? तो सांसी जनजाति में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सांसी जनजाति को लेके क्या प्रश्न पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है? सांसमल से हुई है। राजस्थान में सांसी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? भरतपुर में निवास करती है। बीज और माला किस जनजाति के प्रमुख वर्ग हैं? तो सांसी जनजाति के प्रमुख वर्ग हैं। और सिकोदरी माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो सांसी जनजाति की है। और कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो सांसी जनजाति में प्रचलित है, जो किससे संबंधित है? महिलाओं की चरित्र की परीक्षा से। और आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सांसी जनजाति में महिलाओं के चरित्र की परीक्षा से संबंधित रस्म को क्या कहा जाता है? तो कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। और इस प्रकार से हमें सांसी जनजाति, जो कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है, उसको लेके जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद अगली जनजाति आती है, वह है कंजर जनजाति। तो बात करते हैं कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति। अब कंजर जनजाति को लेके क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले तो कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो कानन चर शब्द से मानी जाती है। यानी कि कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? और ये किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कानन का मतलब होता है जंगल, यानी कि ऐसी जनजाति जो जंगल में विचरण करती है उसे काननचर कहा जाता है। और काननचर से ही क्या बना है? कंजर बना है। तो जंगल में विचरण करने वाली जनजाति प्रमुख कौन सी मानी जाती है? वह कंजर। और इसीलिए इसे हम घुमक्कड़, खानाबदोश या आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति के रूप में जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंजर जनजाति यह जंगल में विचरण करने से संबंधित जनजाति है। हालांकि जनजातियां वनों पर आश्रित है, लेकिन वह किसी एक स्थान विशेष पर, किसी एक क्षेत्र में जो है अपना स्थायी निवास करती है। हालांकि वह क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत या वनों के समीप होता है,
लेकिन कंजर जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह जो जनजाति है यह एक घुमक्कड़, खानाबदोश और आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय माना जाता है वह या तो है चोरी करना, डकैती है, राहजनी है या भिक्षावृत्ति के रूप में यह जानी जाती है और इसीलिए इसे हम काननचर या जंगल में विचरण करने वाली जनजाति के रूप में जानते हैं। लेकिन जो हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह सबसे पहला प्रश्न आता है कि यह जनसंख्या की दृष्टि से छठी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा तो मीणा जनजाति है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां उनमें छठी सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? कंजर। अब प्रश्न आता है कि यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो यह ध्यान रखना यह सबसे ज्यादा जो निवास करती है यह करती है हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में यह सबसे ज्यादा क्या करती है? निवास करती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंजर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। और यह राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले है इसकी जो कुल देवी है वह है जोगणिया माता। आराध्य देवी कौन सी मानी जाती है? तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वह है जोगणिया माता, जिसका प्रसिद्ध मंदिर कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में जोगणिया माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कंजर जनजाति की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जिस तरह से कथोड़ी जनजाति की कंसारी माता है, सांसी जनजाति की सिकोदरी माता है, उसी प्रकार कंजर जनजाति की आराध्य देवी या कुल देवी किसे माना जाता है? वह जोगणिया माता। ये ध्यान रखना, कुल देवी है यह क्या है? इसकी कुल देवी है। कई बार हमें चौथ माता का भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना चौथ माता, जिसका प्रसिद्ध मंदिर है यह इसकी आराध्य देवी है। तो यह ध्यान रखना कि कंजर जनजाति के संबंध में दो लोक देवी का प्रश्न आता है कि कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? जोगणिया माता है, जिसका प्रसिद्ध मंदिर कहां है? भीलवाड़ा में है। और कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता है, जिसका प्रसिद्ध मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। तो यह मंदिर विशेष रूप से हमें, और विशेष रूप से चौथ का बरवाड़ा जो चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है, यह हमें एग्जाम में पूछा था कि यह किस जनजाति के लिए जाना जाता है या किस जनजाति का प्रसिद्ध मंदिर है? तो चौथ माता का जो मंदिर है चौथ का बरवाड़ा में, वह कंजर जनजाति का प्रसिद्ध मंदिर है। क्लियर? अब यहां पर एक और पॉइंट जो ध्यान रखना कि कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है चौथ माता, कंजर जाति जब अपराध करने से पूर्व वह चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसे क्या कहते हैं? पाती मांगना। अब यहां समझना पाती मांगना क्या है कि जब हम कभी किसी कार्य को करने से पहले अपने जो आराध्य देव हैं, कुल देव हैं, उनसे हम क्या आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे हम परीक्षा में पास होने के लिए या जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे आराध्य देव, हे कुल देवता, जिसकी भी हम आराधना करते हैं
उनको से हम कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे सद्बुद्धि देना, अच्छी मेहनत करवाना और अंत में मुझे इसमें सेलेक्ट कर होना है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं। जिस तरह से हम सफल होने के लिए जो मनोकामना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कंजर जनजाति के जो लोग हैं, यह एक आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति होने के कारण अपराध करने से पूर्व यह चौथ मासा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उस आशीर्वाद प्राप्त करने की रस्म को क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, पाती मांगना का संबंध किससे है? तो वह कंजर जनजाति से है और चौथ माता जो कि इनकी आराध्य देवी है, उससे यह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्लियर? एक और पॉइंट है, यहां ध्यान रखना कि हाकिम राजा का प्याला, एक क्या है? रस्म है। और हाकिम राजा का प्याला जो रस्म है, यह किस में प्रचलित है? यह कंजर जनजाति में प्रचलित है। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं कि कंजर जनजाति की एक और आराध्य माता है जिसे रक्तजनी माता कहते हैं, जिसका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बूंदी में। तो यह भी ध्यान रखना, रक्तजनी माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बूंदी में। यह भी कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती। यानी कि कंजर जनजाति में जो हमें प्रश्न विशेष रूप से पूछे थे, तो जोगणिया माता जिसका प्रसिद्ध मंदिर भीलवाड़ा में है, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और रक्तजनी माता जिसका प्रसिद्ध मंदिर बूंदी में, यह तीनों जो है देवी जो कि कंजर जनजाति की कुल और आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है, उनके प्रसिद्ध मंदिर हमें पूछे जाते हैं। और इनमें दो, यानी कंजर जनजाति में दो रस्म प्रचलित है। सबसे पहली रस्म, एक तो रस्म कहलाती है क्या? पाती मांगना, और दूसरी रस्म है हाकिम राजा का प्याला। और हाकिम राजा का प्याला रस्म भी किसमें है? कंजर जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद यदि बात करें तो कंजर जनजाति के जो नृत्य है, जो जनजातीय नृत्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है एक तो चक्री नृत्य। चक्री नृत्य यह कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और दूसरा है धाकड़ नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान, यह महिला प्रधान है और यह पुरुष प्रधान। तो इस प्रकार से जो है हमें कंजर जनजाति को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं, कौन से हैं? एक तो कंजर जनजाति में कंजर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से या किस शब्द से हुई है? राजस्थान में यह सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? जोगणिया माता, जिसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इनकी आराध्य देवी कौन सी है? एक तो है चौथ माता जिसका प्रसिद्ध मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, और दूसरी है रक्तजनी माता जिसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में। इनमें कौन सी रस्म प्रचलित है? तो एक तो है हाकिम राजा का प्याला रस्म, और दूसरा जो है वह है पाती मांगना। यह दो प्रमुख रस्म इसमें प्रचलित है। और इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो एक तो चक्री नृत्य है और एक धाकड़ नृत्य। इसके बाद एक और प्रश्न जो विशेष रूप से पूछा जाता है वह है कि जो कंजर जनजाति है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है जातीय एकता। जातीय एकता यानी जातिगत एकता कंजर जनजाति में सबसे ज्यादा है। अन्य जनजातियों की अपेक्षा कंजर जनजाति में जातीय एकता सबसे ज्यादा है। और इसीलिए प्रश्न आता है कि जातीय एकता
किस जनजाति की प्रमुख विशेषता है, तो कंजर जनजाति की प्रमुख विशेषता है। और कंजर जनजाति का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है, इसका मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। जैसे कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वह नायक कहलाता है, तो कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। तो इस प्रकार से जो कंजर जनजाति को लेके विशेष रूप से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। बात करते हैं अगली जनजाति जो है डामोर जनजाति। अब देखिए डामोर जनजाति को लेके क्या प्रश्न बनता है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए डामोर जनजाति की बात करें तो अब सबसे पहले तो डामोर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है। देखिए डामोर जनजाति का जो मूल स्थान है वह है गुजरात। कौन सा है, डामोर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, गुजरात। जैसे कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान महाराष्ट्र है, वैसे ही डामोर जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है, गुजरात को माना जाता है। और कहा जाता है कि डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, राजपूतों से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, राजपूतों से डामोर जनजाति की उत्पत्ति मानी। और यह राजस्थान की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान में मीणा जनजाति है, उसके बाद दूसरा नंबर भील जनजाति का है, तीसरा गरासिया जनजाति का है, चौथा सहरिया जनजाति का है और 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, डामोर जनजाति है, जिसका मूल स्थान गुजरात है। और कहा जाता है कि डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, राजपूतों से हुई है। और यह सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है, तो ध्यान रखना यह सबसे ज्यादा जो निवास करती है वह निवास करती है डूंगरपुर में। कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी कहां पर, सीमलवाड़ा तहसील। सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में, यह सबसे ज्यादा निवास। इसके अलावा यह बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सलुम्बर है, वहां पर भी। लेकिन ध्यान रखना टोटल जनजाति का 98% केवल सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में। और इसीलिए यहां से प्रश्न जो पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है, क्या कि राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। देखिए कथोड़ी जनजाति कोटड़ा तहसील में निवास करती है, तो उसी प्रकार डामोर जनजाति कहां निवास करती है, सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। और किस जिले में आता है, डूंगरपुर में। और इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर में निवास करती है, तो डामोर जनजाति निवास करती है। क्लियर। अब इसके बाद इस जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय, अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जनजाति जो है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। अब यहां समझने की बात है कि यह जो जनजाति है इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि एवं पशुपालन। तो क्या यह वनों पर आश्रित रहेगी, नहीं। और इसीलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, तो वह ध्यान रखना डामोर जनजाति। क्यों, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, इसीलिए यह वनों पर आश्रित नहीं है। और सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करती है। क्लियर। अब जब यह कृषि कार्य करती है तो निश्चित रूप से यह वनों को क्या करेगी, काटेगी। और इसीलिए इनके द्वारा जो
झूमिंग कृषि की जाती है, कौन सी, इनके द्वारा जो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। देखिए, जब हम राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। लेकिन भीलों के साथ साथ डामोर जनजाति भी जो है वनों को काटकर कृषि करती है, जिसे हम दजिया कहते हैं। तो दजिया भील जनजाति भी करती है और डामोर जनजाति भी करती है, लेकिन भीलों की संख्या ज्यादा है इसलिए दजिया भीलों में ज्यादा होती है और डामोर की संख्या कम है इसलिए कम होती है। लेकिन ध्यान रखना, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, वनों पर आश्रित नहीं है। यह वनों को काटकर, मैदानी वनों को काटकर झूमिंग कृषि करती है, जिसे हम दजिया कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो है डामोर जनजाति मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य करती है। क्लियर? अब यह जब कृषि और पशुपालन का कार्य करती है तो यह जो है गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजती है, यानी कि पशुधन को जो है यह डामोर जनजाति पशुधन को जो है किस रूप में, दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी के रूप में पूजा करती है। कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, इसीलिए यह पशुधन को लक्ष्मी के रूप में पूजती है। और लक्ष्मी जी की पूजा कब की जाती है? दीपावली के अवसर पर। कब की जाती है? दीपावली के अवसर पर जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उसी प्रकार डामोर जनजाति दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी के रूप में जो है वह पशुधन की पूजा करती है। और पशुधन में भी विशेष रूप से गाय का क्या करते हैं? यह श्रृंगार करते हैं। कब? दीपावली के अवसर पर। और क्यों करते हैं? क्योंकि पशुधन इनकी अर्थव्यवस्था का, आय का प्रमुख स्रोत है और विशेष रूप से गाय जो है इनकी आय का स्रोत है, इसलिए यह गाय का विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं। और कब करते हैं? दीपावली के अवसर पर। और इसीलिए यहां से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति दीपावली के अवसर पर पशुधन या गाय का श्रृंगार करती है? तो वह कौन सी है? डामोर जनजाति। क्लियर? अब इसके बाद इसको लेके जो प्रश्न विशेष रूप से वहां आते हैं कि इनके जो प्रसिद्ध मेला, डामोर जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला है, दो मेले हैं। एक तो है झेला बावजी या कई जगह छेला बावसी मेला, जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में। और क्यों? क्योंकि डामोर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? गुजरात। इसलिए इनका जो प्रसिद्ध मेला है वह है झेला बावजी या छेला बावसी का मेला, जो कि गुजरात के पंचमहल में बढ़ता है और जहां पर जो है डामोर जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं। दूसरा जो है वह है 11 रेवड़ी का मेला। और जो 11 रेवड़ी का मेला है यह कहां भरेगा? तो सबसे ज्यादा यह कहां निवास करती है? डूंगरपुर में। तो इस तरह से देखिए कि डामोर जनजाति का मूल स्थान गुजरात है, इसलिए झेला बावसी या चेला बावसी का मेला कहां पड़ता है? गुजरात के पंचमहल में पड़ता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? डूंगरपुर में, इसलिए डूंगरपुर में इनका प्रसिद्ध मेला कौन सा है? 11 रेवड़ी का मेला पड़ता है। क्लियर? और इसके बाद इनमें जो है एक तो नतारा प्रथा, जिसे हम नाता प्रथा कहते हैं, और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। हालांकि ऐसा प्रश्न हमें विशेष रूप से पूछने की संभावना कम है, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि डामोर जनजाति में कौन सी, एक तो है नतारा प्रथा, नत्रा प्रथा,
और बहुपत्नी विवाह प्रथा का क्या है, प्रचलन है। तो यह इनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। अब एक और विशेष रूप से ध्यान रखना कि डामोर जनजाति होली के अवसर पर एक विशेष मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चाडिया कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, चाडिया शब्द क्या है, तो चाडिया जो है वह होली के अवसर पर, कब, होली के अवसर पर आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम है जो किस जनजाति से संबंधित है, डामोर। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि डामोर जनजाति के लोग होली के अवसर पर या डामोर जनजाति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित विशेष मनोरंजन कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, चाडिया कहा जाता है। तो अब डामोर जनजाति को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो विशेष रूप से इसका मूल स्थान, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, राजपूतों से मानी जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा यह कहाँ निवास करती है, और एक और कि डामोर जनजाति की जो महिलाएं हैं वह पुरुषों के समान आभूषण पहनते, सॉरी, डामोर जनजाति के जो पुरुष है वह महिलाओं के समान क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। क्यों, क्योंकि जो गुजरात में जो झेला बावजी या चेला बावजी का जो मेला भरता है उसमें डामोर जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं, और उस समय जो है डामोर जनजाति के पुरुष जो है वह महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। तो हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं, तो वह है डामोर जनजाति के जो पुरुष है वह महिलाओं की भांति आभूषण पहनते। तो इस तरह से हमने राजस्थान की जो 8 प्रमुख जनजातियां, उनमें से कथोड़ी, सासी, कंजर और डामोर जनजाति को लेके विशेष रूप से चर्चा की कि क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते। अब यह प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो एक एक प्रश्न का हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो हमने पढ़ा है या जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको किस तरह से पूछा जाएगा या कैसे प्रश्न आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति का मूल स्थान महाराष्ट्र माना जाता है, ए सासी जनजाति, बी कंजर जनजाति, सी कथोड़ी जनजाति, डी डामोर जनजाति। अब देखिए, मूल स्थान महाराष्ट्र किसका माना जाता है, तो हमने पढ़ा है कथोड़ी जनजाति का। कौन सी जनजाति, कथोड़ी जो जनजाति है इसका मूल स्थान क्या माना जाता है, महाराष्ट्र माना जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, वह है सी। डामोर जनजाति का पूछा जाता है तो कौन सा है, तो हम कहते हैं कि गुजरात इसका मूल स्थान। सासी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सासमल शब्द से हुई है। किससे हुई है, सासमल से। और कंजर जनजाति की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, काननचर से। यानी कि शब्द की उत्पत्ति पूछी जा सकती है या इनका मूल स्थान पूछा जाता है। तो कथोड़ी और डामोर जनजाति के मूल स्थान याद रखना, कथोड़ी जनजाति का महाराष्ट्र और डामोर का गुजरात। और इसीलिए यह महाराष्ट्र से संबंधित होने के कारण कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं यहां क्या पहनती है, मराठी साड़ी पहनती है। और उसी मराठी साड़ी को क्या कहा जाता है, फड़का कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक तो मूल स्थान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है, ए कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, दूसरी सासी जनजाति, सी सहरिया जनजाति,
डी गरासिया जनजाति। तो अब ध्यान रखना, कुकड़ी की रस्म, अब ये कुकड़ी की रस्म क्या है, यहां महिलाओं की चरित्र परीक्षा, इन चरित्र की परीक्षा से संबंधित रस्में जो कि किस जनजाति में प्रचलित हैं, तो वह सासी जनजाति में, किसमें, सासी जनजाति में है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, वह है बी सासी जनजाति। इसी तरह से कंजर जनजाति में जो है पाती मांगना और हाकिम राजा का प्याला रस्म क्या है, प्रचलित है। क्लियर। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा उसको कैसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना रस्म विशेष रूप से सांस्कृतिक सामाजिक विशेषता के रूप में पूछी जाती है। चला आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 11 रेवड़ी का मेला किस जनजाति का प्रसिद्ध मेला है, ए कंजर जनजाति का, बी सासी जनजाति का, सी डामोर जनजाति का, डी कथोड़ी जनजाति का। अब देखिए 11 रेवड़ी का मेला, अब याद रखना है कि 11 रेवड़ी का मेला कहां भरता है, तो हमें पता है कि यह राजस्थान के किस जिले में भरता है, डूंगरपुर में भरता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी जनजाति के मेले को पढ़े तो पहले तो यह पता करें कि कहां भरता है, तो यह डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है, तो डूंगरपुर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा डामोर जनजाति निवास करती है, यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 98% भाग केवल डामोर डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करता है। और इसीलिए यह जो 11 रेवड़ी का जो मेला होगा यह किस जनजाति का होगा, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी डामोर जनजाति का प्रसिद्ध मेला। हालांकि डामोर जनजाति का एक और मेला है जिसका नाम है झेला बावसी का मेला। झेला बावसी का मेला कहां पड़ता है, यहां पंचमहल गुजरात में पड़ता है। लेकिन राजस्थान में जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है वह 11 रेवड़ी का मेला जो कि डूंगरपुर में भरता है। क्लियर। चला आगे, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वनों पर, यह ध्यान रखना, वनों पर आश्रित नहीं है। यह प्रश्न को थोड़ा सा सही करना, टाइपिंग मिस्टेक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, ए कथोड़ी जनजाति, बी डामोर जनजाति, सी सासी जनजाति, डी कंजर। अब समझना, कथोड़ी जनजाति जो है वह खैर के वृक्ष की छाल से क्या बनाती है, कत्था बनाती है। तो इसका मतलब है कि यह कथोड़ी जनजाति वनों पर आश्रित होगी। इसके बाद आती है डामोर जनजाति, यह क्या करती है, कृषि एवं पशुपालन करती है। और कृषि और पशुपालन का संबंध क्या वनों से है, नहीं है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, बी, कि कौन सी जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, तो वह है डामोर जनजाति, क्योंकि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि एवं पशुपालन। कंजर जनजाति, इसे हम क्या बोलते हैं, काननचर। काननचर का मतलब है जंगल में विचरण करने वाली। और जो जंगल में विचरण करेगी तो निश्चित रूप से वह वनों पर क्या होगी, आश्रित हो। इसलिए कंजर जनजाति भी वनों पर आश्रित है
और सांसी जनजाति जो सबसे ज्यादा भरतपुर में निवास करती है, यह भी वनों पर आश्रित है। तो इसलिए ध्यान रखना कौन सी जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, तो वह है डामोर जनजाति। और इस प्रकार से जिन जिन जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा, उनको लेके जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। आगे हम इसी प्रकार से जो अन्य जनजातियां है, भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया, और उनके क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।